नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेस्टोरेंट पर एक विमान का मलबा गिर चुका है। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को विमान जो है वो क्रैश हुआ था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। जब विमान का मलबा गिरा तो उस दौरान वहां पर हड़कंप मच गया। ये जो घटना है ये शुक्रवार की बताई जा रही है और इसका ये वीडियो जो है ये अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलाडेल्फिया की ये घटना है जहां पर बताया जा रहा है विमान का मलबा गिर गया है। भारत ने पिनाका को मॉडर्न अवतार देने की तैयारी कर ली और इसके लिए 10,000 करोड़ की स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के म्यूनिशन की खरीद को मंजूरी भी दी जा चुकी है और जल्द ही 2 अहम एग्रीमेंट पर दस्तखत भी होने वाले हैं, जिसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। सरहद पर आंखें दिखाने वाले दुश्मनों की अब रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने अचूक हथियार को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब दुश्मन की एक गलत चाल और सेकंडों में काम तमाम। ये देश का सबसे भरोसेमंद पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी सटीक मार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करगिल की जंग में पहले ही देख चुका है। लेकिन अब भारत ने पिनाका को जो मॉडर्न अवतार दिया है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसकी यार चीन को भी बेचैन करने के लिए काफी है। भारतीय सेना की आर्टिलरी पावर की मजबूती को बढ़ा रहा है। ये स्वदेशी जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और अब इसकी रेंज लगातार बढ़ रही है। ये पहला ऐसा रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि फर्स्ट टर्म जब आया था ये उसी का एक टर्म है और इसकी जो रेंज है वो 37 से 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है और अब धीरे धीरे इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। जंग के मैदान में दुश्मन के टैंक और सैनिकों को टारगेट करने के लिए माइन बिछाई जाती हैं। अमूमन हाथों के जरिए माइन फील्ड तैयार की जाती है, लेकिन एरिया डिनायल म्यूनिशन की खरीद को हरी झंडी के बाद आने वाले दिनों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर के जरिए ही माइन फील्ड तैयार होने लगेंगे। एक पिनाका के एक रॉकेट में 20 से 25 एंटी टैंक या 200 से 250 एंटी पर्सनल माइन बिछाई जा सकती हैं। एक बार लॉन्चर से रॉकेट निकलने के बाद दुश्मन के इलाके में 1000 मीटर की ऊंचाई से माइन रिलीज होती हैं। फिर धीरे धीरे पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में ऑटोमेटिक माइन फील्ड बिछ जाती है। 6 लॉन्चर वाली पिनाका की एक बैटरी में 72 रॉकेट से 18,000 एंटी पर्सनल माइन या 1500 के करीब एंटी टैंक माइन बिछाई जा सकेंगी और इसमें वक्त लगेगा सिर्फ 44 सेकंड। फिलहाल भारतीय सेना 4 इस तरीके के पिनाका रेजिमेंट को जो ऑपरेट कर रही है। टोटल इसका जो नंबर है वो 25 होना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली जो रेजिमेंट्स होंगी उसकी जो मारक क्षमता वो 90, 120 और 300 किलोमीटर तक की रेंज तक रॉकेट फायर करने वाली होंगी। मौजूदा पिनाका रॉकेट की रेंज 37 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर के करीब किया गया है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका जीपीएस नेविगेशन से लैस है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया तो लॉन्च होने के बाद वो टारगेट को सटीक मार करेगा ही। पहले से ही पावरफुल पिनाका में नई तकनीक जुड़ने का मतलब है वार अब और भी ज्यादा असरदार होने वाला है और दुश्मन ना आसमान में बचेगा और ना ही जमीन पर टिक पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 3G वाली सरकार कहा। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार घपले, घोटाले और घुसपैठियों यानी कि 3G की सरकार रह गई है और चुनाव नतीजों के दिन दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है
घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। मुस्तफाबाद वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात आप गांठ मार लेना। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चून चून कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने और ईमानदारी की सरकार चलाने के दावों पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी तो बीच में केजरीवाल आकर खंभे पर चढ़ गए, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने की बजाय अब वो खुद ही उसका हिस्सा बन चुके हैं। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था, देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी। दिल्ली चुनाव के बीच में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में लगी हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने शीला दीक्षित सरकार के वक्त अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने के दावों पर जमकर हमला बोला। सुनिए आप। आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी आए, उन पर खूब सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा दिए। एक इल्जाम साबित नहीं हुआ, एक भी नहीं सच साबित नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की, और इनकी सारी बातें खोखली निकली। जो राजनीति एक दूसरे से लड़ाती है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। भाजपा की यही राजनीति, यही विचारधारा हमेशा से रही है, हर धर्म को एक दूसरे से लड़ाना। अन्ना के आंदोलन में गरज गरज कर मुझसे भी बड़े आवाज में कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी बेचारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, रालेगांव सिद्धि गए, तब तक तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। बच्चों की कसम खाई, बच्चों की कसम तोड़कर कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। कल तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी के मौके पर कल अमृत स्नान होना है, लिहाजा सरकार और मेला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई। कल तीसरा बड़ा स्नान होने की वजह से प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दे रहा। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन ने नई रणनीति बना ली है।
अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर से सीधा ही प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। संतों के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। महाकुंभ के आयोजन के दौरान सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 3 फरवरी को होने वाले सबसे बड़े स्नान के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी और फिर कुछ ही देर के बाद संतों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। महाकुंभ में सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संतोषाचार्य जी महाराज और स्वामी राम कमल आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई। इस मौके पर संतों ने सीएम के सामने अपनी बात भी रखी। अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य 2 संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। रामानंद परंपरा के तहत जिन 2 लोगों को जगत गुरु की उपाधि दी गई है, उनमें सतुआ बाबा भी हैं। कार्यक्रमों में मौजूद संतों ने सीएम योगी की सराहना की। इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य अत्यंत श्रद्धेय पूज्य विभूतियां और देश विदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं। जब जब विधर्मियों ने, आतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, ये भगवत आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आज्ञा है। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये 2 विभूतियां भारत को सौंपी हैं। सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
सीएम ने पिछले दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ जुट रही है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से न सिर्फ आयोजन की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बहरहाल शनिवार को एक बार महाकुंभ पहुंचकर सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालु और संतों को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को प्रयागराज दौरे पर महाकुंभ पहुंचे और परिवार के साथ पहुंचे उपराष्ट्रपति ने संगम में पवित्र स्नान किया, पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद उपराष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। शनिवार को प्रयागराज पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। महाकुंभ में पहुंचते ही उपराष्ट्रपति सबसे पहले संगम पहुंचे और स्नान किया। संगम स्नान के बाद धनखड़ ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का हिस्सा बने। ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। विदेशी पक्षी भी इन दिनों संगम पर डेरा जमाए हुए हैं और हर आम खास का इसी अंदाज में स्वागत भी कर रहे हैं। महाकुंभ दौरे पर उपराष्ट्रपति के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने पवित्र स्नान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद सादगी भरे अंदाज में महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ स्नान के बाद अक्षयवट, सरस्वती कूप और लेटे हनुमान मंदिर में भी उपराष्ट्रपति के दर्शन पूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। महाकुंभ में जुटी भीड़ के बीच खास लोगों की मौजूदगी भी बता रही है कि 144 साल बाद का ये संयोग अपने आप में हर किसी के लिए किसी उल्लास से कम नहीं है। हर कोई संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ का भागीदार बनना चाह रहा है। बहरहाल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुट रही है और तीसरे अमृत स्नान पर भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से विवादों में घिरे किन्नर अखाड़े में अब एक नया विवाद शुरू हो चुका है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से ही साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया, शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली, और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर से भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूंगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका, कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में, और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गा दास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गा दास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गा दास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ, और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए। वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का, तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है?
एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान।